नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये खास प्रोग्राम आप हर हफ्ते देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत आज भारत और कनाडा के संबंधों में आए तनाव के साथ। सर, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा द्वारा भारत पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उससे दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ गया है। हालांकि कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में उनके पास भारत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के संबंधों में जो तनाव बढ़ा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसे मुझे लगता है कि जब एक अपरपक्ष राजनीतिक जो होता है ना, मैं ट्रूडो को उस हिसाब से देखता हूँ कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है, युवा प्राइम मिनिस्टर है, और अब उन्होंने कहा, बयान आ गया है कि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है जो मैं भारत को दे सकूं। एक स्टोरी पढ़ी थी, उसके बेस पे मैंने ये बोल दिया, और ये पिछले एक साल से इसी तरह चल रहा है। और पिछले एक साल से जो चल रहा है, अब अगले वर्ष कनाडा में चुनाव हाँ। ये 2 साल का जो पीरियड, पिछला एक साल और अगला साल, उनका नज़र चुनावों पे थी। और उसका जो कारण बना, निज्जर उन्होंने बनाया, क्योंकि अब इनका जो गठबंधन था, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जगमीत सिंह है वो उस पार्टी से था, वो खालिस्तान प्रो चलते हैं और भारत विरुद्ध चलते हैं। उन्होंने अब इस गठबंधन से अपने आप को अलग किया, तो ये मिनॉरिटी में आ गई सरकार। ट्रूडो मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं। अगले महीने या नवंबर या दिसंबर में इनको कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो ये उस चीज़ को सामने रखते हुए अब समस्या ये है कि जो एक साल से जो चल रहे हैं, लास्ट में आप आगे, भारत तो शुरू से आरोप खारिज करता रहा कि हमारा कोई नहीं, इसमें कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। इतने जो तो व्यापारिक संबंध भी है, हमारे जो विद्यार्थी भी वो बैठे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था भारत पर निर्भर है, उनका निवेश भारत में हो रहा है। अब दोनों के राजदूत वापस आ गए हैं, तो डे टू डे परेशानियां तो बहुत बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ एक और समस्या जुड़ गई जो आज ही आई है कि अमेरिका ने भी पिछले 2 दिन से ये कहना शुरू कर दिया है कि जो खालिस्तानी पन्नू है, उसकी हत्या का प्रयास भी भारतीय एक अधिकारी ने, उसका नाम लिया जा रहा है, वो पूर्व अधिकारी बताया जा रहा है। तो ये जो अमेरिका और कनाडा, मैंने पीछे भी अपने बोला था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक भारत विरुद्ध एक चेन सी बन रही है। देखो, 5 आइज की बात की है, उसमें 5 आइज में कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है और अमेरिका आता है। इन पांचों को उन्होंने रखा, और पांचों दबे, अमेरिका और कनाडा तो सीधे खुल के आ गए। ऑस्ट्रेलिया भी बोलता दबेबाद में, इंग्लैंड भी बोलता। देखिए, कनाडा में हमारे उच्चायुक्त जो था, वहाँ पे भी धरने और वहाँ पे हुआ, हमारे झंडे का अपमान हुआ। और ये सारी बातें इतनी स्तर तक ले गए सिर्फ इसके कि इनको सिख मत मिले वहाँ पे। जो मॉन्ट्रियल और टोरंटो में इनके जो बाई इलेक्शन है उसमें हारे हैं, और इनका जो ट्रूडो का अपना जो ग्राफ है वो भी गिरा है। लिबरल पार्टी के जो है, लिबरल पार्टी के 20 सांसदों ने लिख के दिया है कि इसके आगे आने वाले चुनाव से पहले इनको बदला जाए। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा, एक और आरोप इन पर लगता है कि जो पिछले चुनाव है उनमें इन पर आरोप था कि इन्होंने चाइना की मदद ली है, चाइना का हाथ, उसका भी इंक्वायरी चल रही है इनकी, उसकी इंक्वायरी भी फेस करके आए। तो ये सारे जो स्थिति को मैं समझता हूँ कि ध्यान बदलवाने के लिए उन्होंने भारत का नाम लिया, निज्जर को अपने कंधे पर। निज्जर जो हमारे घोषित आतंकवादी था, और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो आतंकवादी घोषित है, और वो जो झूठे कागजों पे गया वहाँ पे, और उसको 2007 में फिर उन्होंने बाद में नागरिकता दे दी। तो ये सारी चीज़ें जो चलती है ना, ये मैं समझता हूँ कि भारत के बढ़ते कदमों को देखते, भारत के बढ़ते कद को देखते हुए, तो इसमें मैं ये समझता हूँ केवल कनाडा या ट्रूडो को आप ना दिया जाए, इसको ये देखा जाए कि अमेरिका या इंग्लैंड एक तरफ हमारे से व्यापार बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी ये स्थिति है, दूसरी तरफ ये हमारे पे दबाव भी डालना चाहते हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया के, ये भी देखनी पड़ेगी कि जो 5 आइज जो बैठे हैं, ये यूरोपियन कंट्री जो बैठी हैं, ये कैसे भारत को
एक विखंडित होना देखना चाहते हैं, भारत के बड़े कदमों को रोकना चाहते हैं, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। केवल कनाडा तक सीमित, कनाडा तक सीमित रखेंगे तो ये हमारी गलती होगी। इसको एक यूरोपियन कंट्री और दूसरी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी भारत क्या चुनौतियां आ सकती हैं, दूर की सोच के चले, क्योंकि इन्होंने तो जो किया वो एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल। पर भारत की छवि पे तो बट्टा लग रहा है ना इस समय इंटरनेशनल। ये जो बट्टा भारत ने उसका जवाब ठोस रूप से देने के लिए भारत को और सतर्क होने की जरूरत है, और छानबीन करके विश्व के सामने रखे कि ये सब झूठे हैं और ये इनका बेनकाब किया जाए। मैं तो ये कहूँ, क्योंकि ये इसकी कोई अंत नहीं है। ये किसी समय भी कोई बोले, इनका अमेरिका एक बोलेगा, दूसरा सपोर्ट कर देगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोल देगा। तो भारत को भी एक ग्रुप बना के इसका जवाब देना चाहिए कि आतंकवाद को ना हम समर्थन देते हैं, ना हम समर्थन, हम तो उसका विरोध करते हैं। ये चीज स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा की। सर, अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि एसजीपीसी ने उनका इस्तीफा जो है वो अस्वीकार कर दिया है। तो इस सारे घटनाक्रम से पंजाब की राजनीति और सिख सियासत और उसके साथ साथ शियत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ता देखते हैं? देखिए, जो सिख सियासत में कहूँ, सिख धर्म में जो आस्था रखने में है, उनकी सियासत और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मीरी पीरी हम कहते हैं, तो वो साथ साथ ही चलती है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म राजनीति पर हावी होने की कोशिश करता है। अगर तो साथ साथ चले तो कोई समस्या नहीं आती। तो अब ये जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है, इसमें ये प्रभाव ये आ रहा है कि धर्म राजनीति पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। और ये सुधी जो आपने वल्टोहा की बताई और ज्ञानी हरप्रीत की स्थिति आई, टकराव की जो स्थिति आई कब, जब पिछले समय में अकाली दल बादल 22 में भी और 22 की विधानसभा चुनाव और 24 की संसद की चुनाव, उसमें सुखबीर बादल के अकाली दल बादल की स्थिति दयनीय हुई। और जो बागी गुटा उनके वो भी सारे हारे हुए हैं। उनको अपना राजनीतिक विष जब धुंधला लगा तो उन्होंने अकाल तख्त की जाकर शरण ली और उसमें एक शिकायत पत्र दिया कि जो बेअदबी के मामले और जो सारे इसके पीछे अकाली दल बादल का और मुख्य भूमिका रही, और उसके विशेष रूप से सुखबीर बादल की। जब इनमें से जो शिकायत पत्र देने वाले थे उनमें से 5-7 तो मंत्री खुद रहे बादल की सरकार में। चलो, अकाल तख्त ने उस पत्र पे सुखबीर को बुलाया, तनख्वाहिया घोषित कर दिया। अब समस्या ये थी कि केंद्र बिंदु सुखबीर है कि उसके राजनीतिक विष, अब तनख्वाहिया लगाना, उसके बाद सजा देना है, तनख्वाह हो गया, उसके बाद सजा क्या मिलनी है वो लटक गई। इतना समय बीत गया। वल्टोहा का, प्रोफेसर वल्टोहा का ये कहना था कि आप अकाल तख्त के सामने जो बयान आ रहे थे, सोशल मीडिया दे रहे थे कि भाई आप सख्त से सख्त सजा दो, बेशक सुखबीर को, दो धार्मिक, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उसके इस बयान पे ही उनको 10 साल के लिए उनको आदेश दे दिया अकाल तख्त ने कि अकाली दल को 10 साल, उन्होंने आप रिजाइन कर दिया। स्थिति बदल गई। पर ज्ञानी जो हरप्रीत सिंह के पास वो खुद गए भी। अब कहा यह जाता है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग की, उनकी बातचीत की, और वो ये लग रहे हैं कितनी सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी चीज सामने नहीं आई, पर आरोप गंभीर है। अगर एक आदमी बिना किसी, ये नैतिक दृष्टि से देखो तो गलत है, बिना बताए आप किसी की रिकॉर्डिंग कर लें उसमें, तो एक दूसरे वो जत्थेदार है, उनकी अपने एक मर्यादा है। आप अपने सामाजिक रूप से गए मिलने उनके साथ, तो ये एक गंभीर रूप है, इस पे भी विचार होने की बात है उनका। लेकिन उसके बाद जो आपस में निजी एक दूसरे पे आरोप लगे, वो दोनों का स्तर पे नीचे गिरने वाली बात है। दोनों को नहीं करना चाहिए। जत्थेदार जी तो भावुक हो गए। अब उसमें सबसे बड़ी बचाव वाली बात यह है कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक के धामी जी हैं, एडवोकेट धामी, उन्होंने एक बड़ा एक बैलेंस बयान दिया है कि जो जत्थेदार जी का रेजिग्नेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे आप और आज जत्थेदार जी का भी आया कि ये डीजीपी और सरकार तक जाने का वाला मुद्दा नहीं है, हम आपस में करें। ये दोनों बयान बड़े अच्छे बयान, मैं समझा ठीक दिशा वाले बयान है। पर अब समस्या ये है कि जो वल्टोहा जो कह रहे हैं, ज्ञानी जी ने, जब धामी साहब ने ये बात बड़ी अच्छी राय दी है कि निजी जो मतभेद है वो आप खुद बैठ के बंद कमरे में आप डिस्कस करो, सार्वजनिक
जाना दुखदाई है, उसमें छवि सबकी खराब होती है। एक तो ये पहलू है। दूसरा जो अच्छी चीज जो आई इसमें, वो आई अकाली दल बादल के भूंदर कार्यकारी प्रधान और जो सचिव है उनके दलजीत चीमा, वो वरिष्ठ नेता, दोनों ने जाकर ज्ञानी हरप्रीत के अपने दुख भी प्रकट किया, माफी भी मांगी और अपने नेताओं को भी वार्निंग दे दी कि कोई ऐसा जत्थेदार जी के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, कोई अकाल तख्त के खिलाफ भी ना बोला जाए व्यक्ति को। अब ये सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह हो गई। आप जो करंट सिचुएशन जो तनाव था थोड़ा सा कम हुआ, पर जो धरातल का सच ये है कि ये अतीत में भी ऐसे टकराव आते रहे। खुद बादल, प्रकाश सिंह बादल जब जिंदा थे तो बरनाला, बादल, टौरा, तलवंडी, ये सत्ता की लड़ाई चलती रही। उस समय भी 10-20 साल चलती रही। अगर जाए तो ये शुरू हुई है महाराजा रणजीत सिंह के समय भी। उस समय अकाल तख्त के उनको आया था एक आदेश, मुझे याद आ रहा है कि मराठा होलकर थे सेना नायक, वो शरण मांग रहा था महाराजा रणजीत सिंह से, तो अकाल तख्त ने हाँ कर दी, मराठा इनको शरण देनी चाहिए, और सरबत खालसा बुलाया, उसमें मास प्रस्ताव पास हो गया। पर महाराजा रणजीत सिंह को पता कि ये राजनीतिक चीज है, ये धार्मिक नहीं है, तो ये गड़बड़ करेगी, क्योंकि ये इसको अगर मैं शरण देता हूँ तो अंग्रेज जो सेना है वो मेरे पे अटैक करेंगे। उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक नई एक संस्था बना दी, पिलर ऑफ किंगडम। पिलर ऑफ किंगडम, उसमें मुस्लिम भी ले लिया, ब्राह्मण में हिंदू भी ले लिए, ब्राह्मण ले लिए, मतलब हिंदुओं को भी, और सिख भी ले लिए। उन्होंने राजनीतिक निर्णय, उसके बाद उन्होंने वो जो अकाल तख्त का निर्णय था उसको नहीं माना। उसी कारण उनको बाद में कोड़ों की सजा लगी। उन्होंने कहा वो मुझे दे दो, मुझे मैं वो धार्मिक सजा मैं मानने को तैयार हूँ, पर बाद में उसको फाइन कर दिया, तो कोड़े नहीं लगा के, जुर्माना लगा के छोड़। तो ये बात आज भी इसी तरह लगती है। अगर आप अकाल तख्त एक मर्यादा, उसको केवल सिख ही नहीं देखते उस मर्यादा, उसको सारा समाज देखता है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, दूसरे है, वो अकाल तख्त की तरह तो अकाल पुरुष की वो देखते हैं उस निष्ठा के साथ। तो वो मर्यादा, जहाँ राजनीति की एक मर्यादा है, वहाँ धर्म की भी मर्यादा है। अब जो स्थिति है उसमें जब आप निजी स्तर पे पहुंच जाएंगे, देखो अकाल तख्त किसी धड़े के साथ नहीं जुड़ सकता। अकाल तख्त सब पंथ का, सबका, उसको धड़ा नहीं देखना, उसने तो पंथ को दिशा देनी है, मार्ग दिखाना। संकट में घड़ी, संकट में है इस समय। अब स्थिति ये है कि अगर अकाली दल बादल कमजोर होता तो आगे कौन, पंथ का नेतृत्व कौन करेगा? राजनीतिक रूप से पंजाब में कौन आगे आएगा? ये जो बागियों ने आज बीबी जगीर कौर को, जो पूर्व प्रधान रही हैं, उनको अपना कैंडिडेट एसपीसी का अनाउंस कर दिया, तो धड़े बने हुए हैं ना। इसके बाद अकाल तख्त अगर उस धड़े के साथ जाएगा या इस धड़े के साथ जाएगा, तो वो फिर अपनी मर्यादा से नीचे आएंगे। तो ये सिख समाज का जो कर्तव्य बनता है कि वो आज इस समय आ गया है। ये संकट धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। और धामी साहब ने ये बोला कि चाहे उन्होंने आरएस का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, कि ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। सच्चाई ये है, जो धामी साहब ने भी नहीं बोली, या मैं महसूस करता हूँ, उन्होंने उस हिसाब से आरएसएस का बीजेपी। अब ये दोनों धड़े पिछले 2 साल से 3 साल से लड़ रहे हैं, अकाली दल बादल भी और जो बागी जो सुधार लहर चला के चला। क्योंकि अगर एसजीपीसी पे जिसका कब्जा होगा, उसका अल्टीमेटली पंथ भी उसको मानेगा, वो उसके पास धन भी होगा, ताकत भी होगी, तो वो आगे चुनाव लड़ने में चुनाव। अब एक बात यह है कि जो क्षेत्रीय दल है वो अब अकेला नहीं जीत सकता। पंजाब की जो सिचुएशन बन गई, कोई आप आदमी पार्टी आ गई, कांग्रेस आ गई, भाजपा आ गई, अकाली आ गई, बहुजन समाज पार्टी, 5 पार्टियां तो प्रमुख है, तो किसी से गठबंधन करना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय भाजपा ही केंद्र बिंदु है। ये दोनों धड़े अल्टीमेटली, इनमें से कोई भी आज जीते या हारे, आज गाली दे रहे हैं। ये प्यार की पहली निशानी होती है कि पहले गाली देना, फिर इकरार, फिर इनकार, फिर इकरार हो जाता है। इन्होंने 27 तक आते आते दोनों धड़ों में से एक बीजेपी के साथ जाएगा। ये मैं आज आप लिख ले के लिए चुनाव नहीं जीत सकते। आज की स्थिति जो बन गई, चाहे वो धड़ा है चाहे ये धड़ा है। तो जो धामी साहब ने बात करी है ना आरएसएस को, ये पहली इनकार की बात है, इकरार साल बाद आ जाएगा। ये पंजाब की राजनीति की आवश्यकता है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर अकाली दल बादल को रिवाइव करना, नहीं तो फिर क्या अल्टरनेटिव, या आप या कांग्रेस। अकाली दल बाहर, भाजपा तो आज ही बाहर है। बिल्कुल, भाजपा तो आज ही बाहर है। अकाली दल के जो थोड़ा बहुत आधार है वो खिसक जाएगा। पिछले इलेक्शन में भी आपके तरफ गया, अगले में कांग्रेस की तरफ चला जाएगा।
तो फिर कांग्रेस और आप दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगी। अकाली दल और भाजपा इस समय किनारे पे है। बिल्कुल। अकाली दल बादल पे किनारे। ये पंथ के बुद्धिजीवी जो सिख बुद्धिजीवी और जो श्रोमणी गुरुद्वारा पंथ है, इनको सबको आत्मचिंतन चिंतन सब करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। राजनीतिक सत्ता से भी जाएंगे, जो बदनामी और ये जो घटनाक्रम पंजाब, पर्टिकुलर पंजाब में फिर एक और चीज पहले देखे, संसद 2 सांसद गर्म दलीय आ गए। बिल्कुल। जब अकाली दल कमजोर होगा तो उसका मतलब अगर कांग्रेस आप और तीसरा फिर जो आएगा अकाली दल के विकल्प बन गए, वो गर्म दलीय आएंगे, तो उसका मतलब है पंथ भी खतरे में, पंजाब भी खतरे में, देश भी तनाव में आएगा। तो ये चीजें सारी सोच के केवल एक सत्ता के लिए आप इस तरह अपने पंजाबियों के साथ, ये जो जब गड़बड़ होने तो किसी के एक के साथ नहीं होने। पंजाब में जो भी रहता है, चाहे इधर बैठा है, चाहे राजपुर से पर दूसरे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, सारे पंजाबियों की जड़ तो पंजाब के साथ जुड़ी है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पे जो अब आग तनाव फैलेगा, जब नफरत की आग चलेगी, आंधी चलेगी, या जो भी हो, उसका सेक फिर सबको लगेगा। तो ये चीज इस समय अकाली दल, बादल को भी, बागी धड़े को भी, श्रोमणी गुरुद्वारा पंडित कमेटी को भी और अकाल तख्त को भी, ये सारी बातें ध्यान में रख के कोई ऐसा सलूशन ढूंढना चाहिए जिसमें राजनीतिक रूप से अकाली दल बरकरार रहे। अगर राजनीतिक रूप से अकाली दल कमजोर होता है तो ये पंथ और पंजाब दोनों के लिए नुकसान है। बस इतने मैं कह सकता हूँ। जी। आगे चर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर की। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए पाकिस्तान और चीन को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और चीनी प्रधानमंत्री को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा करना जरूरी है, और साथ ही साथ उन्होंने दोनों को आत्मनिरीक्षण की सलाह भी दे दी है। तो पड़ोसी देशों के लिए भारत की इस कूटनीति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझे कि भारत का एक, मैं समझता हूँ कि आत्मविश्वास है। जी, बिल्कुल। जो उनके हाव भाव जयशंकर जी के अगर आपने देखे हो, हवाई जहाज से उतरते हुए या जाते हुए कॉन्फिडेंट रहे, जो है उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि मैं उसके झलकता है। बिल्कुल। ये बात पहले तो ये देखनी चाहिए कि वो गए हैं आत्मविश्वास। दूसरी बात, जाने से पहले वो कह के गए कि मैं द्विपक्षीय पार्टी वार्ता करने नहीं जा रहा, मैं शंघाई संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वहां पे जा रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने जो बातें कही वहां अपने भाषण में, चीन का जो वन रोड का जो सिस्टम, जो सिल्क रूट वो बनाना चाहता, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चाइना आज़ाद कश्मीर में, जिसको हम अपना पाक आक्रोश कमीशन कहते हैं, जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर था, उसमें जो सड़क बना रहा है वो भारत की प्रभुसत्ता पे हमला है। तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये कहना अपने अपने जरूरत की बात है उनके सामने, पाकिस्तान और चाइना के सामने बढ़ना, ये भी एक भारत का विश्वास झलकता है। दूसरी, उन्होंने वहां बैठ के जो बात कही, जो पाकिस्तान को उनकी, कि अगर आप रिश्ते सुधारने की बात करते हैं तो एक तरफ अलगाववाद और आतंकवाद चले और दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेलने की बात करें या व्यापार करें, तो ये गलत होगा। ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। अगर आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो आपको आतंकवाद और अलगाववाद और ये जो चाइना के बेल्ट वाली सिल्क रूट को आप बनाना चाहते हैं, इन पे आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। अदरवाइज रिश्ते, देखो, भारत के साथ हमेशा पाकिस्तान की जो अतीत में जाते धोखा ही हुआ है। 47 के बाद 48 में अटैक हुआ, जो कश्मीर घाटी का हिस्सा उन्होंने कब्जा किया, उस समय 48 में हो गया वो। उसके बाद 65 की लड़ाई आई, 71 की लड़ाई आई, 99 का कारगिल आ गया। इस समय आज भी देखें तो घाटी में घुसपैठ जारी है, आतंकी हिंसक घटनाएं, उनकी समर्थन मिलता है। फिर इधर आ जाए तो पंजाब में आज की कल की खबर थी कि अब पहली दफ़ा हथियार भी ड्रोन के थ्रू है। पहले तो नशा फेंकते थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में जाए या किसी में जाए तो वो घाटी की बात करते हैं 370 की। अब 370 हट गया, नया चुनाव हो गए, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। सच्चाई तो ये है कि उनके ना तो पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता, ना आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हैं, कट्टरवाद हावी हो चुका है, लोग रोटी के लिए, काम के लिए तरस रहे हैं। तो इधर शहबाज शरीफ भी और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ भी अगर बात भारत से करनी है तो पहले तो उनको ये समझ में आए कि ये उनकी सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब तो वो सेना की कठपुतली के रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पे।
प्राइम मिनिस्टर भी जो सेना की मर्जी पे बैठे हैं, इमरान खान अंदर किया हुआ है। तो ये जब तक उनकी अपनी राजनीतिक स्थिरता नहीं बनती तब तक ये कौन उसकी बात पे यकीन करेगा। और जो पहले यकीन किए थे उसका हमें जो खमाजा हमें भुगता है। तो ये एक आज की जो बात है वो भारत की तरफ से बेशक छोटा कदम है भारत का जाना, पर एक गुड गेस्चर है। गए अपनी बात कही, उस बात पे अब केवल सरसरी बातें करके पाकिस्तान करे जो हम रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, हम फलाना करना है, इसका कोई दम नहीं। पहले वो अपने आप को सुधारें, अपने अंदर झांकें, अपनी कमजोरियों को दूर करें, वो माहौल पैदा करें, उनमें वो विश्वास दिखाई दे कि इनकी स्थिति सेना की कठपुतली वाली सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार है। अभी तो वो ही नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तो उनके साथ आगे कैसे बातचीत हो सकती है। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ हमारा रिलेशन हो, हमने कभी पहल नहीं करी, लेकिन उन्होंने हर समय हमारे पीठ पे छुरा ही मारा, विश्वासघात ही किया। तो ये जो अविश्वास की भावना है सरकार को, देखो लोगों में आपस में मिलना जुलना आना जाना वो एक अलग चीज है। जो सरकार की नीति रीति है पाकिस्तान की वो कभी भी भारत के हित में नहीं आई। पहले तो उसको बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलेंगे, अपनी दृष्टि बदलेंगे, तभी भारत अगर आप गेंद जो कहते हैं पाकिस्तान के पाले में वो कितना फैसला लेता है उस पर आगे चलेंगे। भारत ने तो जो अपनी बात कहनी थी ठोक बजा के क्या है, उनकी धरती पे क्या है, ये क्या है। आगे प्रोग्राम में चर्चा गाजियाबाद के उस मामले की जिसने सबको हैरान कर दिया है, ऐसा सनसनीखेज मामला। सर, हाल ही में गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक नौकरानी की तरफ से अपने यूरिन से आटा गूंथकर मालिक के परिवार को रोटियां खिलाई जा रही थी, वो भी कई सालों से। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब परिवार के कई सदस्य बीमार हुए और शक के आधार पर उन्होंने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए। अब पूछताछ में नौकरानी ने कहा कि मालिक उनका अपमान करते थे, छोटी छोटी बातों पर उन्हें खरी खोटी सुनाते थे, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो बदला लेने की ये मानसिकता, इस तरह का काम करना, और इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक चीज समझे, जो पहली घटना जो है अमानवीय है, अनैतिक है, इसको कोई मतलब घिनौनी है। हाँ, इसका कोई जस्टिफाई नहीं है कि वो कहे कि हाँ जी मेरे को बोलते थे करते, ये तो गलत बात है। इसको तो काटते हैं, सजा जो होगी उसके वाले के। अब दूसरा पहलू है, एक पहलू हमने कर दिया कि ये गलत है, इसको सजा होगी और ये इमोरलिटी भी है, सब कुछ जो भी है इसे कर गलत थी। अब दूसरा पहलू देखे, जो इंसान है एक सामाजिक प्राणी भी है, दुख सुख सहन करता है, अकेला नहीं रह सकता। ये अकेली एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भावना प्रकट करता है। अब दूसरा पहले जो एक जिसको मालक के तौर पे मैं देखता हूँ, उनके साथ जो जिनके परिवार के साथ बीती है, जो उसके आरोप है, मैं उसके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो आरोप है उस पर चिंतन करने की जरूरत केवल उस परिवार को नहीं है, सारे समाज को है। क्योंकि समस्या ये है कि आज भी हमारी मानसिकता ये है कि हम नौकर को एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी भावनाओं नहीं देखते, उसका मान सम्मान नहीं करते। जबकि हम नर में नारायण की बात तो करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं समझता हूँ नर में नारायण हम देख रहे हैं, पर लेकिन अपने नौकर के साथ जो बर्ताव करते हैं वो अमानवीय हो जाता है और उसके दिल को चोट कर। देखो, ईर्ष्या जब बदले की भावना तभी आती है जब आपका सम्मान चोट खाता है, आपका दिल दुखता है, तो आप बेबसी में होते हैं। हो सकता है उसकी बेबसी है कि वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी उस घर की, उसके परिवार के पीछे की ऐसी स्थिति हो कि उसको 8-10 हज़ार जो भी मिलता है वो उस पर निर्भर थी, तो उसकी ये मजबूरी होगी, ताकि वो बाद नहीं तो काम दूसरी जगह छोड़ सकती है। अगर वो इतना हौसला रखती या गरज रखती तो नौकरी दूसरी जगह जा सकती, पर नहीं, उसकी कोई मजबूरी होगी, मैं नहीं जानता उसका, पर जो उसने काम किया वो गलत किया। पर दूसरी तरफ ये देखें कि आज की जो समाज की स्थिति है, हम भौतिकवाद में जी रहे हैं, दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। अब जब आप ये सारा कुछ करते हैं, नौकर देखता भी है, मैं शब्द नौकर नहीं, मैं कहना चाहता हूँ सहायक है। अब जो देखते हैं तो उसकी अपनी भावना में जाता, सोशल मीडिया उसमें सब दुख दिखता है, चाहे वो आपका काम करने वाला छोटा है बड़ा, उसको सबको दीन दुनिया पता आ गया, तो अंधेरे में थे आप जो मर्जी कर लो। अब तो उसके बाद जो मोबाइल है उसकी खबरें भी आ रही है, देख भी रहा है, सब भी कर रहा है। अब हमें जो बतौर मालिक है
उसको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उसको वो मान सम्मान अपने, उसको मैं शब्द नहीं, उसको सहायक मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो देखिए, अगर तो वो काम करने वाले मियाँ बीवी, तो उनको ये होना चाहिए कि उनके विकास में उसका हाथ है, वो सहायक है। अगर वो ना हो तो उनका समय इस काम में लगेगा, उसको वो रख के तो वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से देखें भी हाँ, इसको प्यार मान सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो परिवार गृहस्थी है औरत, मतलब वो तो उसको तब भी देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, उनको समय दे रही है, जो भी है परिवार के साथ, तब भी वो सहायक है। खाना पीना, जब एक प्रसंग आता है कि बर्तन को जब धोते हैं तो बाहर से कम धोते हैं, अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। तो ये भी इंसान की स्थिति है, वो अपने अंदर झांके, अंदर की सफाई देखे, बाहर की सफाई तो सुधारण है, अंदर की सफाई जरूरी है। ये जो घटना हुई है, ये अंदर की सफाई की जरूरत है, हमारे सोच की जरूरत है। अगर हम नौकर को नौकर की तरह भी ना ट्रीट करें, सहायक की करें तो बहुत अच्छा, उसको गुलाम की तरह करें, उसको उसके मानवाधिकार ना दें, उसकी भावना का कतर ना करें, तो फिर ऐसी घटनाएं होंगी। अब अगर आप विदेश में जाएं तो वहाँ पे जो माली भी है, जब वेटर भी है, वो शाम को क्लब में आपके साथ बैठता है, खाता पीता आपके साथ जाता है, उसको इस हिसाब से नहीं जैसे देख के ये आदमवाद। हमारे तो यहाँ पे काम करने के साथ चाय पीने का तो कुछ सोचता ही नहीं। ये इतना डिफरेंस है। कम से कम उसके शब्दों का तो इस्तेमाल प्रॉपर करें, ताकि उसकी भावना तो कम से कम ना लगे। यही बात जो पिछले एपिसोड में कह रहा था कि जो टाटा की सबसे बड़ी थी कि उसने गरीब आदमी से गरीब आदमी की बात सुनी है। और हम महाभारत का देखें तो शब्दों का सारा खेल था उसमें सबसे ज्यादा, तो ये भी शब्दों के बाण छोड़े हुए है ना, जो इसको जो भूता परिवार, ये शब्दों के बाण का रिएक्शन है। ईर्ष्या, जब ईर्ष्या आती है तो वो बाहर नहीं किसी की होती, वो आस पड़ोस में ही, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके मालिक हैं, चाहे आपके काम कर, उसके मन में ईर्ष्या तो आस पड़ोस। क्रोध आया तो ईर्ष्या भी आस, बाहर आधे घंटे बाहर चले तो वो भी भूल जाता सर। और वो कह रही है कि उसको ऐसा करने में सुकून आने लगा था। हाँ, वही ना, मानसिक बीमारी आ गई ना, वो मानसिकता हाँ, उसकी बीमार हो गई ना, उसको इतना दबाव पड़ा कि वो उसको बीमारी का पता नहीं चला कि मैं बीमार हूँ, और उनको भी नहीं पता चला कि वो भी अपनी मर्यादा नहीं रखे, उन्होंने भी उसकी तो ये सामाजिक तौर पे सबको चिंतन की आवश्यकता है कि आप अपने काम करने वाले को अपना सहायक समझो, गुलाम ना समझो। उसके भी, वो भी इंसान है, उसके भी मानवाधिकार है, उसका भी दुख सुख साझा आपके साथ करो, वो भी आपके साथ करो, तो फिर ये ऐसी ईर्ष्या वाली स्थिति नहीं आती। नहीं तो मुश्किल ये है कि आज काम करने वाले के साथ भाई भाई नहीं रहते, संयुक्त परिवार नहीं रहते, वो संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, तो किस किस पे रुके। पर मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जिस पे भी आप अपने कार्य करने वाले को अपना सहायक समझे, गुलाम ना समझे, और मानव समझे, मानव की दृष्टि से उसको देखें भी, उसको ट्रीट भी करें, तभी ऐसी समस्याएं बचेगी। नहीं तो ये दिन दिन बढ़ती जाएंगी और ये फिर हानिकारक होगी। जो पुरानी चलती ना संघर्ष चलता है, हैव एंड हैव नॉट्स वाला, फिर वो स्थिति पैदा होगी, फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा, फिर अराजकता ही फैलेगी। तो बचना चाहिए इस स्थिति से। मानवीय पक्ष अपना इम्प्रूव करें, तभी समस्या का समाधान है। कानून तो क्या करेगा, साल 2 साल के बाद फिर खत्म हो जाएगी बात। तो ये मानवीय पक्ष अपना इंसान जब करेगा तभी समस्या का समाधान, इतना ही कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। आज एक बार फिर से हमने इस प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषयों पर बातचीत की, कुछ धार्मिक विषयों पर बातचीत की और कुछ मानवीय संवेदनाओं की बात की। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।